नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के दामों में लगी आग की। दरअसल लगातार 16वें दिन आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। पेट्रोल आज 33 पैसे तो डीजल 58 पैसे महंगा हो गया। पिछले 16 दिन में पेट्रोल के दाम में करीब 8.25 रुपए और डीजल के दाम में 9.25 रुपए का इजाफा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं और उसका फायदा घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी से आम लोग परेशान हैं। खासकर डीजल के बढ़ते दाम से किसान और कारोबारी बहुत परेशान हैं। कोरोना के कारण आप जानते ही हैं, पहले ही लोग परेशान हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम दोहरी मार की तरह पड़ रहे हैं। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, 16 दिन से क्यों बढ़ रहे हैं तेल के दाम? जी हां, 16 दिन से लगातार क्यों बढ़ रहे हैं तेल के दाम और महंगा डीजल कैसे झेलेगा किसान और कारोबारी, और बल्कि आम आदमी भी, क्योंकि डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, जरूरी चीजों के दाम महंगे। इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए आम आदमी बढ़ते दामों पर क्या कह रहा है। वैसे ही कामकाज नहीं है कि हालात इतने बुरे हुए हैं, रोटी खाने के लिए इंसान के लिए नहीं है। पेट्रोल डीजल बढ़ाए जा रहे हैं। डीजल और पेट्रोल सेम होता जा रहा है, फिर उसी हिसाब से काम भी नहीं है। मार्केट में कोई काम नहीं है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। अब क्या होगा? अब डीजल बढ़ने से तो महंगाई बढ़ जाती है, ये तो आपको पता है ही, और फिर उस हिसाब से काम है नहीं। जीवन चलाने के लिए पैसे खत्म हो रहे हैं, ऊपर से गाड़ी कहाँ से चलाएंगे? प्रॉब्लम तो हो रही है, सबको ही हो रही है। रोज़ 1 रुपया बढ़ जाता है और डीजल भी, किसानों को भी डीजल का काम है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हमें भी है, पेट्रोल पर रोज़ 1 रुपया बढ़ रहा है। 2 महीने 6 महीने में एक बार हो जाए तो कोई आदमी चल जाता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए एकदम। तो अब इसका क्या कर सकते हैं? सोल्यूशन सरकार के पास ही है। अब राष्ट्र की बात में मेरे साथ आपने आम लोगों की तो सुनी ली। मुझे पता है आप जो इस समय हमें राष्ट्र की बात में देख रहे हैं वो खुद परेशान होंगे पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों से। लगातार मतलब लगातार 16 दिन से करीब 9 रुपए और 9.5 रुपए के बीच पेट्रोल और डीजल 16 दिन में महंगा हो गया। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ गए हैं, जो कि खुद इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। राजीव त्यागी कांग्रेस से आ गए हैं। विजय सरदाना जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, और शरद कोहली आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपका स्वागत करते हुए मुझे पूछना पड़ेगा, क्यों आप कमर तोड़ रहे हैं आम आदमी की? पेट्रोल डीजल 16 दिन से लगातार महंगा हो रहा है, लगातार हर दिन, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बिल्कुल लगातार फ्लैट चल रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं है, काफी बढ़े हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी लगभग 20 रुपए से 43 रुपए तक, 44 रुपए तक हुए हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार जो है अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और सही निर्णय ले रही है। अभी आज आप कॉर्पोरेट टैक्स नहीं बढ़ा सकते, डायरेक्ट टैक्स किसी तरह से हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, कंपनियों के टैक्स को कम कर रहे हैं, स्टार्टअप को बहुत टैक्स में बेनिफिट दे रहे हैं, जीएसटी के अंदर धीरे धीरे इनडायरेक्ट टैक्स सब कम कर दिए हैं, और टोटल इकोनॉमी के में जो दिक्कत आ रही है उसके कारण डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत कम हो गया है, और सरकार अपना खर्चा बहुत बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इकोनॉमिक पैकेज के तहत 21 लाख करोड़ का पैकेज दिया, तो इसके लिए सरकार को रिसोर्सेज जनरेट करना चाहिए पड़ता है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए होता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। तो जहां पे स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा तो फ्लैट है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा नहीं बदला है, केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा पेट्रोल डीजल में बढ़ाया है। स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर को कंपेंसेशन देना होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, 16 दिन से आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। पिछले 8 जून से लेकर अब तक 22 जून हो गई, पिछले 14 दिन में नहीं बढ़े हैं। उससे पहले बढ़े होंगे, और अब तो वैसे भी दाम हर दिन चेंज हो जाते हैं। तो पिछले 14 दिन में जब नहीं बढ़े तो फिर यहां हिंदुस्तान में कैसे बढ़ गए? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, बढ़ाए गए हैं, टैक्स बढ़े हैं। टैक्स बढ़े क्यों है उसका रीजन बता रहे हैं। अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा, आर्थिक विषय के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार ने अप्रैल के महीने में, मई के महीने में प्रदेशों को
अपना केंद्र में टैक्स कम होने के बावजूद भी पूरा पैसा उन्हें ट्रांसफर किया जो बजट में प्रावधान किए थे। तो यह कहाँ से आएगा पैसा? अगर या तो सरकार टैक्स बढ़ाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, वो सरकार कम कर रही है, अर्थव्यवस्था में खर्चे कम कर दे, अर्थव्यवस्था को फिस्कल स्टिमुलस पैकेज भी चाहिए, गरीब कल्याण योजनाओं के लिए 2.5 लाख करोड़ दिया है, किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ दिया है, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए 4.5 लाख करोड़ दिया है, मनरेगा में 50,000 करोड़ का एडिशनल बेनिफिट दिया है। तो इन सब और पेट्रोल डीजल ही सबसे आसान है, पेट्रोल डीजल सबसे आसान है, इसी पर बढ़ा दो। जहाँ पे नहीं, आसान की बात नहीं है, यह तो समझदारी है कि जहाँ पे स्कोप है वहां पे आप पैसे बढ़ा रहे हैं। इसमें ओवरऑल आप अगर प्राइसेस को कंपेयर करेंगे, स्कोप है तो आप इसे स्कोप कैसे बता रहे हैं? गोपाल कृष्ण अग्रवाल 80 रुपए हो गया, 80 रुपए के आसपास दाम पहुंच गया है पेट्रोल का। डीजल 80 रुपए हो रहा है, डीजल आप कह रहे हैं, इसमें स्कोप कहां था? जरा सोचिए, ट्रांसपोर्ट का दाम बढ़ेगा, जरूरी चीजों के दाम बढ़ेंगे, ऑलरेडी चीजें महंगी होनी शुरू हो गई है। चाहते हो नहीं, आप क्या कहना चाहते हो कि इनकम टैक्स बढ़ा दिया जाए, जीएसटी टैक्स बढ़ा दिया जाए, उसके रेट बढ़ा दिए जाए? आज खाद्यान्न पदार्थों पे हम जीएसटी 5% लेते हैं, इतना कम टैक्स ले रहे हैं क्योंकि वो गरीब कल्याण के लिए वो आवश्यक है। एक गरीब व्यक्ति के लिए वह खाद्यान्न पदार्थ जरूरी है, उसको खाना पीना राशन चाहिए, उस पे हम तो कमोडिटी डीजल बढ़ते, डीजल का असर किसान पर पड़ेगा, किसान भी तो गरीब है, ट्रांसपोर्ट जो चलाता है वो भी गरीब है, और जब जरूरी चीजों के दाम बढ़ेंगे तो वो भी तो गरीब आदमी के लिए भी बढ़ेंगे। बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है, जिस तरह से ज्यादा उनका फायदा हो सकता है, उस तरह सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना जरूरी है कि नहीं? ओके राजीव त्यागी, जो इतनी खराब स्थिति में आती जा रही है, उसको वापस पटरी पे लाके। ओके राजीव त्यागी, जहां स्कोप है वहीं तो दाम बढ़ेंगे, जहां स्कोप है वहीं दाम बढ़ेंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि यह तरीका सही नहीं है, आप पेट्रोल डीजल से मत निकालिए पैसा, क्यों? तो देखिए, स्कोप तो जो 58,000 करोड़ रुपए, सॉरी 68,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों के राइट ऑफ किए, वो भी स्कोप में नहीं थे, पता नहीं कैसे कर दिए। तो मेरा कहना बहुत स्पष्ट है, जैसे मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब ने कहा कि हम कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है ना वो कम करते चले जा रहे हैं, तो स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि हम उद्योगपतियों को पूरी रिलीफ देंगे, आम नागरिकों को देश की कोई रिलीफ नहीं देंगे। दरअसल 72 साल में पहली बार मानक की ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल करीब करीब एक मूल्य पर आ गए हैं, एक जैसा मूल्य दोनों का हो गया है। तो ये जिसने इस सरकार ने कहा था ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास ये पेट्रोल डीजल की कीमतों में और गैस की कीमतों में कर रही है, और बिल्कुल सबको बराबर कर रही है। गैस को भी बराबर कर देगी, पेट्रोल को भी बराबर कर देगी, डीजल को भी बराबर कर देगी। तो ये सरकार जो है ना, ये इसकी मिस प्रायोरिटीज है और मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज है। कायदे आप कहां से लाते, मान लीजिए, चलिए आपकी सरकार होती, आप पैसा कहां से लाते बताइए? वो कह रहे हैं जहां स्कोप होगा वहीं से तो लाएंगे। बहुत स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूं आपको, यदि सरकार अपने जो खर्चे होते हैं उसमें 30% भी कटौती कर देती तो 2.5 लाख करोड़ रुपए तो वहां से आता। पहली बात, सरकार से हमारा बहुत स्पष्ट कहना है कि जो आरबीआई का रिजर्व पैसा है जो आपने इस्तेमाल किया, अगर वो आज हमारे पास होता तो निश्चित रूप से वो देशवासियों के काम आता। तीसरी बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, मानक जी, इतिहास के आईने से अगर झांक करके देखेंगे तो मोदी जी का वो ट्वीट याद करिए कि ये कैसी सरकार है। प्रधानमंत्री जी, मुझे समझ में नहीं आता कि पेट्रोल और डीजल के दाम किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो मोदी जी से हमारा सवाल है बहुत स्पष्ट कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनमोहन सिंह साहब के टाइम पे $140 का प्रत्येक बैरल हुआ करता था, तो दिल्ली में 69 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता था। आज जो दाम है उसमें बेतहाशा घटोतरी हुई और $15 तक तो हमने दाम देखा है, बकायदा $15। पर आप भी जानते हैं राजीव त्यागी, मार्च, अप्रैल, मई लॉकडाउन की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था बिल्कुल एकदम रुक गई। अब पैसा कहां से लाएगी सरकार, बताइए? बहुत अच्छी बात आपने कही। मनमोहन सिंह के टाइम कहां हुआ था लॉकडाउन, अब लॉकडाउन हुआ। आपको ऑप्शन बता दिए, मैंने आपको ऑप्शन बताए कि 30% कटौती यदि सरकार अपने खर्चों में करती तो 2.5 लाख करोड़ रुपए। कौन सा खर्चा है बताइए सरकार का ऐसा जो काट के आप 2.5 लाख करोड़ बचा लेंगे? देखिए, ऐसा है कि देखिए कुल मिलाकर के सरकार को जो सरकार के बेमतलब के खर्चे हैं, जैसे आप देखिए प्रधानमंत्री की फ्लाइट ही हमेशा चालू रहती थी, उस फ्लाइट पे कितना पैसा खर्च होता था। तो जो देसी भाषा में करने का काम है, उन खर्चों से 2.5 लाख करोड़ थोड़े बच जाएगा राजीव त्यागी, उन खर्चों से क्या हो जाएगा? देखिए मैं बताऊं आपको, वेतन की कटौती ना करके, डीएस की कटौती ना करके, सरकार के जो अन्य खर्चे हैं उनमें उसको कटौती करनी पड़ेगी। पर उससे 2.5 लाख करोड़ नहीं बचेगा। बिल्कुल बचेगा, 30% ही बचाएंगे, 2.5 लाख करोड़ बचेगा।
2,40,000 करोड़ बचेगा, तो 10,000 करोड़ का जो अंतर है उसको मैं 2.5 लाख करोड़ लेके चल रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं मानक जी, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे ये पूछ के बता दीजिए, किसान की डीजल की कॉस्ट जो बढ़ती चली जा रही है, उसकी आपासी का खर्चा बढ़ रहा है। उद्योगपति जो देश के इस्तेमाल कर रहे हैं डीजल को, जो जनरेटर से लेकर अन्य चीजों में इस्तेमाल करते हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, इनसे ये पूछ के बताइए मेरे मित्र से कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कच्चे तेल के दाम कम हैं, तो देश की जनता की ये गृह कट की तरह से जेब क्यों काट रहे हैं? ये गृह कट सरकार है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जवाब दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। गोपाल कृष्ण लास्ट अग्रवाल सेंटेंस कहना चाहूंगा, बोलिए। गृह कट सरकार इसलिए कहा मैंने इसको कि गृह कट सरकार ये इस तरह से है कि पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण के टाइम पे पूरे विश्व की सरकारें अपने नागरिकों को फायदा दे रही हैं और ये नागरिकों जेब से पैसा निकाल रही है। अभी जो मेरे मित्र एमएसएमई सेक्टर के लिए 4 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, तो ये आत्मनिर्भर भारत न बना करके कर्ज निर्भर भारत। आइए गोपाल कृष्ण अग्रवाल बताइए, ऐसे में तो आपको लोगों को राहत देनी चाहिए, आप तो उनकी जेब काट रहे हैं। मानक जी जैसे ये बता रहे हैं कि 30% खर्चा कम करके 2.5 लाख करोड़ बच जाएगा, तो मैं कहता हूँ सोनिया गांधी जी अपना खर्चा बचा कम कर देंगी तो 5 लाख करोड़ देश का बच जाता पिछले 10 साल। तो यह बात यह है कि प्रदेश सरकारों से तो कांग्रेस पे डालती है, अरे सत्ता छोड़ दो, हम कम करके दिखा देंगे। अरे सुन लीजिए राजीव जी, अभी आपका ज्ञान मैं कम करके दिखाता हूँ। ज्ञान आपका सुन लिया हमने, ज्ञान आपका सुन लिया, लाल भुजक्कड़ वाला ज्ञान हमने सुन लिया। भाजपा के प्रवक्ताओं की क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ गोपाल बोलिए। गोपाल मानक जी अब मुझे बोलना है। बोलिए। इन्होंने अपना लाल भुजक्कड़ बोल रहे हैं कि सोनिया जी अपना खर्चा काटे। सोनिया जी खर्चा कौन सा कर रही है सरकार? ये कांग्रेस की नेता पे कौन सा खर्चा कर रही है सरकार? अरे एसपीजी मिला करती थी, वो भी छीन लिया। ओके ऑल राइट। गोपाल कृष्ण अग्रवाल मुस्कुराइए मत, मुद्दे पे आइए, गंभीर मुद्दा है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल के साथ साथ ये जुमलेबाज भी हैं, ये झूठे भी हैं। राजीव जी को जो आपने सामने बिठा लिया है ना, ये राजीव जी को सामने बिठा लिया तो इनके लाल भुजक्कड़ वाले सारे सॉल्यूशंस मेरे सामने नहीं चलेंगे। सबसे पहली बात कि प्रदेश सरकार अपना खर्चा कम करे। अखबार में गोपाल कृष्ण जी कि पेट्रोल डीजल के दाम 72 साल में पहली बार एक जैसे हो गए, एक स्तर पे आ गए। हमारे टाइम पे 12 रुपए का अंतर हुआ करता था पेट्रोल डीजल में। ये देखिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ओके गोपाल कृष्ण अग्रवाल जवाब दीजिए, डीजल इतना महंगा कैसे हो गया, पेट्रोल के दाम तक आ गया? देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के दोनों का टैक्स बढ़ाया गया है। इतना स्पष्ट रूप से आपके सामने बता रहा हूँ। ओके ऑल राइट रुक जाइए, मुझे एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ेगा। विजय सरदाना, विजय जी क्या आपको गोपाल कृष्ण अग्रवाल की बात समझ में आती है और कोई चारा नहीं है? पेट्रोल डीजल पर बढ़ाना पड़ेगा तभी सरकार का खर्चा चलेगा। बात सही है। देखिए आज हालत क्या है, भारत किस किस साधन से इनकम करता है, पहले हमें वो समझना होगा। आपको मुझे 1 मिनट देना होगा क्योंकि जनता को ये समझना जरूरी है। भारत का सबसे सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? सरकार कमाती कैसे? आपका टैक्स की इनकम आती है, आप जो लाइसेंस लेते हैं उसकी इनकम आती है, आप जो फाइन देते हैं उसकी इनकम आती है, आप जो फीस देते हैं उसकी इनकम आती है, आपकी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो प्रॉफिट कमाती है, वो डिविडेंड सरकार को देती हैं, आप गिफ्ट देते हैं। उसके अलावा आपके 2 साधन और हैं, आप नोट छाप सकते हैं या दुनिया के बाजार से उधार ले सकते हैं। आपके पास ये 7, 8, 9 तरीके हैं जिससे आपकी इनकम होती है। अब सोचना ये है हमें इस देश में, या कांग्रेस और बीजेपी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को आप पॉलिटिकल एजेंडा से बाहर आके देश की सोचें। क्या आप चाहते हैं भारत दुनिया से और लोन ले? उसका असर क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि भारत और नोट प्रिंटिंग करे और कितने करे? ये हमें सोचना होगा। क्या इस समय फाइन्स आ रहे हैं? क्या इस समय आपका लाइसेंस फी आ रही है? क्या इस समय आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्रॉफिट में है? आपके पास ऑप्शन क्या है इनकम का? आपके पास घूम फिर के इनकम आती है टैक्स की। अब टैक्स कितनी तरह के हैं? एक आपका टैक्स है जीएसटी। हर मीटिंग में अपोजिशन कहता है जीएसटी घटाओ। कॉर्पोरेट टैक्स आपको इसलिए कम करना है क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, नहीं तो कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। पर्सनल इनकम टैक्स कोई बढ़ाना नहीं चाहता। एक्साइज ड्यूटी कोई बढ़ाना नहीं चाहता। इंटरनेशनल ट्रेड आपका कम हो गया, कस्टम्स आपका आ नहीं रहा, सर्विस टैक्स हम घटाए जा रहे हैं। अब ये सारा आपका स्ट्रक्चर है कि भारत सरकार की इनकम होती कैसे।
मैंने जनता के सामने रख दिया। ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री हैं, कौन सी टैक्स बढ़ाएंगे या क्या कार्रवाई करेंगे जिससे आपकी रेवेन्यू बढ़े? पहला सवाल मेरा ये है। नहीं, बिल्कुल चाहे वो सही। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, जनता, ऑफिसर, कोई हो, मुझे आप सोर्स ऑफ इनकम बताइए कि किसको बढ़ाया जाए, पहली बात। अब बात आती है एक्सपेंडिचर की। आपके एक्सपेंडिचर भी अनफॉर्चुनेटली इस देश में 90% फिक्स्ड हैं। क्या आप लोगों को पेंशन नहीं देंगे? एग्जैक्टली। क्या आप डिफेंस पे खर्चा नहीं करेंगे? क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं देंगे? क्या आप पीडीएस पे नहीं देंगे? क्या आप मनरेगा पे नहीं देंगे? क्या आप हॉस्पिटल्स में सस्ती दवाइयां नहीं देंगे? आप किस चीज पे रेट बढ़ाना चाहते हैं, बता दीजिए। मेरा यह कहना है कि जिसको ऐतराज है, आज मजबूरी अब सरकार की देख लो। मैं भी अगर प्रधानमंत्री होऊंगा या वित्त मंत्री होऊंगा, मेरी मजबूरी में आपके सामने रख देता हूं। मेरा खर्चा बढ़ रहा है क्योंकि मेरे को लॉकडाउन के लिए रिवाइवल करना है, गरीबों को खाना देना है, और वो भी फ्री में देना है क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है। फ्री में कुछ दुनिया में नहीं मिलता, मुझे पैसा देना है लेकिन आगे फ्री में बांटना है। बिल्कुल ठीक है। चाइना ने आपके बॉर्डर पे खर्चे बढ़ा दिए, आपकी हजारों की फौज को आपको मूव करना है, क्या वो बगैर पेट्रोल, बगैर डीजल, बगैर खाने, बगैर एमिनिशन के होगा? शरद कोहली, आपको अपनी डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना। शरद कोहली, आप भी सहमत हैं? इस समय पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के अलावा सरकार के पास और कोई चारा नहीं है? जी हाँ, देखिए, सरकार इस समय पेट्रोल डीजल की कीमतों में मानक करीब 2/3 हम आज राष्ट्र की बात की के जो दर्शक है उनको ये मुंहजुबानी भी बता दे, 2/3 टैक्सेस हैं, जिसमें आपका एक्साइज है, जिसमें आपका वैट है, जिसमें आपकी डीलर्स कमीशन वगैरह वगैरह जोड़ के 2/3। तो इसका मतलब जो पेट्रोल की असल में जो कीमत आ रही है या डीजल की असल में जो कीमत आ रही है केवल 1/3 है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज की कीमत मानक $40, $37 के आसपास है। ब्रेंट और नाइमेक्स क्रूड जो दो तरीके के होते हैं, और ये अभी कुछ हफ्ते पहले नेगेटिव भी चला गया था। ये बात सही है कि सरकार को इस समय बाकी के जो राजस्व के साधन है वो इस समय एडवांस टैक्स आ नहीं रहा, इनकम टैक्स आ नहीं रहा, जीएसटी जो है आधे से भी कम आ रहा है। ये बात सच है, पर एक ये भी कड़वी सच्चाई है मानक कि अगर इस समय सबसे बड़ी समस्या अर्थव्यवस्था के सामने है डिमांड की, कि मार्केट में आपको डिमांड पैदा करनी है, यही और केवल एक यही तरीका है पटरी पे लाने का इस अर्थव्यवस्था को। उस डिमांड को पैदा करने के लिए मानक अगर महंगाई होती है तो हम बेसिक अर्थशास्त्र अगर देखें, बेसिक इकोनॉमिक्स देखें, तो जब आप प्राइस बढ़ाते हैं तो उससे जो लोगों की खरीदने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है कि एक तरफ आपको डिमांड बढ़ानी है, अगर आप कीमतें बढ़ाते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट होता है डीजल का, खासकर डीजल का, जैसा आपने बताया और सभी जानते भी हैं, खासकर एग्रीकल्चर क्षेत्र पे भी इसका असर पड़ता है। तो जो ही कीमतें बढ़ेंगी तो जिस डिमांड को बढ़ाने की हम बात करते हैं वो डिमांड बढ़ने की बजाय उल्टा घट जाएगी। तो ये क्या अंग्रेजी में बोलते हैं माना कैच 22, तलवार की धार पर चलना है यानी सरकार को, और इसीलिए अपने खर्चे पूरे करने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़े। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हो सकता है महंगाई बढ़ जाए, यानी घूम फिर कर हम एक दुष्चक्र में फंस जाएं। लेकिन शरद कोहली, 16 दिन में पेट्रोल के दाम 8.5 रुपए और डीजल के 9.5 रुपए बढ़ गए। सिर्फ 16 दिन की बात कर रहा हूं। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो ऐसा लगता है 100 रुपए हो जाएगा पेट्रोल डीजल। क्या इसके लिए तैयार है हम? नहीं, देखिए मानक, ये ट्रेंड कंटिन्यू तो नहीं करेगा। इस पे अभी आज हो सकता है आज राष्ट्र की बात के बाद इस पे लगाम लग जाए, सरकार के कानों में ये बात पहुंच जाए, और गोपाल कृष्ण जी सुन भी रहे हैं, शायद बात पहुंच जाए, पहली बात। दूसरा, ये एक लिमिट के बाहर अगर बढ़ गया तो आप ये देखिए कि लोग पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। अगर वो इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो एक किस्म का लॉकडाउन फिर से हो जाएगा, क्योंकि जब मूवमेंट खत्म हो जाएगी, लोग गाड़ियां और खासकर ट्रक जो कि सामान को ले जाते हैं, अगर वो कम जाएंगे, उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो वो आपकी पहुंच से बाहर हो जाएंगी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल से बाहर हो गए, बताइए कब तक बढ़ाएंगे? 100 रुपए तो नहीं हो जाएगा पेट्रोल डीजल? नहीं, देखिए सरकार बहुत जागरूक है, हर रोज की स्थिति देख के चलती है। ग्रॉसली हम ये ध्यान में रख के चल रहे हैं कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा ग्लोबल मार्केट में बढ़ते हैं तो भी हम उसको इक्वलाइज करने की स्थिति में रहें, और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है उन सेक्टर्स में, उन सेगमेंट में हम पैसे को, फ्लो को अधिक बढ़ा रहे हैं, और जहाँ पे जो आवश्यकता तो सभी क्षेत्र की रहती है, लेकिन जिन क्षेत्र में अभी उसकी आवश्यकता प्रायोरिटी वाइज हम कर रहे हैं। ओके, मैं तो बस इतना सिर्फ इतना कह रहा हूं गोपाल कृष्ण अग्रवाल कि आपने, ठीक है, आपने कहा कि बाकी जगह
पैसे की जरूरत है सरकार को खर्चा चलाने के लिए। विजय जी ने कहा सीमा पर हो सकता है चीन के साथ संघर्ष में वहां भी खर्चा हो रहा हो, उद्योगों को भी राहत देनी है, मैन्युफैक्चरिंग को भी राहत देनी है, गरीबों को भी राहत देनी है, तो ये पैसा जाहिर आएगा कहां से, यहीं से आएगा। लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं, जो लोग डायरेक्टली पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से प्रभावित हो रहे हैं उनका भी थोड़ा हालचाल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ी एक आबादी है जो सीधे पेट्रोल डीजल के दाम से प्रभावित होती है। इसीलिए अगर उनका हालचाल ध्यान में नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।